भून साहब, अख्तर साहब बार के हिस्टोरिकल रोल की बात कर रहे थे मार्शल लॉ के दौरान, मगर कुछ मौजूदा रोल से शायद कोई मुकम्मल तौर पे सेटिस्फाई नहीं लग रहे थे। आपकी इस पे क्या राय है? मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ आसमा जहांगीर फाउंडेशन का और बाकी सारे कोस्ट का कि ये एक मुकालमे के लिए एक प्लेटफार्म जहाँ पे अपनी अपनी राय का इज़हार करने के लिए तमाम दोस्त। मैं सबसे पहले एक क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ। वो क्लैरिफिकेशन ये है कि बार कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। बार एक प्रोफेशनल बॉडी है और बार को कभी पॉलिटिकल पार्टी का रोल अस्यूम भी नहीं करना चाहिए। बार का रोल उसी वक्त सामने आया है व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन केम अंडर स्ट्रेन्स, और वकला बरादरी ने हमेशा आइन की बालादस्ती के लिए, कानून की अमलदारी के लिए, उस आइनी जिद्दोजहद के नतीजे में उस आइन को बहाल करने के लिए जो अपनी जिद्दोजहद की, वही एक तुर्रा इम्तियाज़ है हमारी बार का। ये बात ठीक है कि यहाँ हमेशा जो हमारे सियासी अदवार हैं वो अंडर स्ट्रेन रहे, उसको हमेशा टर्बुलेंट रहे फॉर दी रीज़न्स के मुख्तलिफ आमर आए, वो खा अयूब खां हों, उसके बाद ज़ियाउल हक हों, परवेज़ मुशर्रफ हो, और बाज़ औक़ात तो इसी तरह का रोल हमारे पॉलिटिकल जो लीडर्स थे उन्होंने भी अस्यूम किया। तो इसलिए बार को जो हमारा सियासी अदवार थे उनको आमरीयत ने हमेशा अपने शिकंजे में रखा, जिससे हमारी जो सियासी ग्रूमिंग थी वो उस लेवल पे नहीं हो सकी। और उन अदवार में ही बार का रोल हमेशा कलीदी रहा, खा वो अयूब खां का दौर हो, खा वो ज़ियाउल हक का दौर हो, खा वो परवेज़ मुशर्रफ का दौर हो, या आज जब भी कभी शहरी आज़ादी की बात की जाती है तो वो बार के प्लेटफार्म से करते हैं। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो अपना अपना रोल उनका है, लेकिन हमने देखा है कि जब बार की जिद्दोजहद के नतीजे में पॉलिटिकल पार्टीज़ के कुछ अपने अगराज़ व मकासद हासिल हो जाते हैं तो उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज़ बार को बिल्कुल इग्नोर करके अपना अपना एजेंडा लेके आगे चलती हैं, जिससे एक बार में भी एक पॉलिटिकल पार्टीज़ की कारकर्दगी के हवाले से डिसअपॉइंटमेंट का एलिमेंट मौजूद है। इसी तरह आपने देखा कि इन्हीं जो अदवार थे या जो मामलात थे उसमें शहरी आज़ादियाँ जो थीं वो सुकड़ती गई। जब भी शहरी आज़ादियाँ को उनकी स्विक स्पेस जो है वो कम होती गई तो इसके नतीजे में बार ने हमेशा रिएक्ट किया। आपने देखा 2007 की मूवमेंट थी, वो एक यकनुकाती मूवमेंट थी कि बार ने कलेक्टिवली एक नेक नीति के साथ एक मूवमेंट शुरू की, रेस्टोरेशन ऑफ द जुडिशरी और इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। इससे ज़्यादा वो फिर डेमोक्रेसी की हद तक नहीं थी, उसको हमने अचीव किया। मुझे याद है कि मैं उस वक़्त प्रेसिडेंट था हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का, और हमारे उस फंक्शन के नतीजे में 20 जुलाई की जजमेंट के नतीजे में उस वक़्त के जज साहिबान जो थे वो रिस्टोर हुए थे। और उसके बाद उसी रेस्टोरेशन के बाद मुझे याद है अगस्त में जनाब चौधरी एतजाज़ एहसन साहब ने एक तकरीर की थी कि हमारी रेस्टोरेशन के नतीजे में हमारे बार के कई मेरे कोलीग जो हैं जो उस मूवमेंट में मौजूद थे वो बिलियनर बन गए। तो हमने फिर हमारे बार के लीडर्स ने उसको मिसयूज़ किया, जिसके नतीजे में चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट तरीके से आपके सामने ग्रो करती गई। इसी तरह अब हमने देखना ये है कि हम बार की इस सारी सिचुएशन में बैलेंस कैसे रख सकते हैं, बैलेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें देखना होगा।
इसी तरह बैलेंस बिटवीन मोबिलाइजेशन एंड प्रोफेशनलिज्म, ये हमें देखना होगा। इसी तरह बैलेंस बिटवीन स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर एंड प्रिजर्विंग इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी, ये सारा बैलेंस हमें देख के आगे चलना होगा कि हाउ वी हैव टू कीप दिस बैलेंस इन ऑल दीज अफेयर्स। इसी तरह मौजूदा सूरत हाल में आपने देखा कि इतनी बार की जो अख्तर साहब ने भी पॉइंट आउट किया कि इस हवाले से हमेशा ये रहा कि बार का एक रोल होता था, लेकिन आज की बार में डिवीजन क्यों है? डिवीजन इसलिए कि पॉलिटिकल पार्टीज की ने अपनी वाबस्तगी की बुनियाद पर अपने अपने विंग्स को अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिस वजह से बार में एक पोलराइजेशन हो गई है। अब हमें ये देखना होगा कि हम अपने पर्सनल मोटिव्स, पर्सनल प्रोजेक्शन, पर्सनल बेनिफिट्स के लिए जब हम बार को इस्तेमाल करेंगे और किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का टूल बन के करेंगे, तो मैं नहीं समझता कि बार का वो रोल जो हम तवक्को कर सकते हैं वो लें। जैसे हम हमेशा देखते हैं, जब हम मैं सुप्रीम कोर्ट बार का प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ था तो हम यही हमारा आइडिया था, सलाउद्दीन भी उन बहुत सारे केसेस में पेश होते थे, तो हम ये कहते थे कि बार जो है, अगर हम सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करते हैं, जैसे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज द एब्सोल्यूट राइट ऑफ एनी मेंबर of the National Assembly, and he can move, and thereafter if the government has lost its majority, they should smoothly move that motion, and thereafter in consequence if they retain they should stay, if they go they। लेकिन यहाँ political parties ने उस constitutional process को रोका, और उस रोकने के नतीजे में जो इंतशार और constitutional crisis आया, उसके नतीजे को आज भी सफर कर रहे हैं। आज भी हम वी आर फेसिंग दैट क्राइसिस जस्ट फॉर द रीजन बिकॉज हियर इन दिस कंट्री व्हाट वी हैव सीन, वेदर दैट इज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, वेदर दैट इज पीटीआई, वेदर दैट इज जेयूआई, मैंने देखा है एवरीबडी सेज इफ वी आर नॉट देन वी डोंट रिकॉग्नाइज this government, whosoever is, what is the democracy, and they are not ready to recognize any type of democracy। एक बात जो मैं ख़ास तौर पे बात करूँगा कि यहाँ पे इस ग्रुप बंदी और फैक्शनल और सेलेक्टिव जो हमारी अप्रोच है, उसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन और हमारी जो आईनी इक़दार हैं वो अंडरमाइन हो रही हैं, जिनके लिए हमें देखना होगा। ख़ास तौर पे बात की आज की आईनी तरामीम के हवाले से, मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि इस मुल्क की उस वक़्त की सारी पॉलिटिकल एलीट 2007 में इन्होंने COD किया था, जिसे हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। उसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद थी, मियाँ नवाज शरीफ थे, उसके बाद उसको PTI के इमरान खान साहब ने किया, JUI ने किया, अत्तल इम्कान तमाम पॉलिटिकल पार्टी ने ये रिजॉल्व किया कि देयर शुड बी ए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। Why we are clamoring when it has become, for the reasons we are asking from the day one, it should be ideal, it should be according to our wishes, and it should go accordingly। अब बात यह है कि एक चीज़ जो आपने प्लेस की है, इसमें सुकम भी होंगे, इसमें कमी भी होगी, और दूसरा मैं हमेशा ये कहता हूँ, आज के जो आईनी अदालत के जज हैं वो क्या 200 साल की जिंदगी लिखा के आए हुए हैं? आज का जो फील्ड मार्शल है वो 200 साल की जिंदगी लेके आया है। आज का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो 150 साल की जिंदगी लेके आया है। दे हैव देयर ओन कैलेंडर, दे हैव देयर ओन लाइफ। एक तभी जिंदगी है, एवरीवन हैज टू गो, एंड वी आर ऑल पेरिशेबल स्पीशीज, एंड वी हैव टू सी ऑल दिस if we want to contribute for posterity, if we want to contribute towards the nation, if we want to contribute towards the
country and for a political, sustainable political process, then we have to sit on the table and we should negotiate that what process should be adopted and what should be the terms and conditions, how we can take along this country. Mere, if present government is there, we are not going to recognize. If the PTI is there, the other party says we are not ready to. People's Party says we are not ready to recognize this. So what I say, the leader of the opposition, Mohtaram Achakzai Saab, he is sitting here. He is the person who matters a lot in the present scenario. I think there is a responsibility. Sorry to take what आपने ये क्वेश्चन किया FCC के हवाले से. What I, as a practitioner, what I have seen as a practitioner, दादे का मुझे अख्तर साहब ने 1 साल पहले बताया, इस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अख्तर साहब ने बताया कि मैंने एक केस 1975 में हुआ था फाइल. आफ्टर 55 years of 55 years, still that case is there and that has been decided 1 year back. After 55 years, why we are asking for there should not be, if there is a division of work, हम ये सारे अल्ले तलल्ले जो अशराफिया के केसेस हैं उनके लिए पूरा नत्थू फत्तू आम आदमी का केस जो है, वाई वी स्टॉल दी होल प्रोसेस के इनकी आज रिजर्व सीटों का केस है, आज स्पीकर की क्वालिफिकेशन का केस है, आज पॉलिटिकल पार्टीज की जो रिकग्निशन का केस है, एंड रेस्ट ऑफ द ऑल केसेस वेयर इन द इंटरेस्ट ऑफ common individual is involved, he is being jeopardized. So I think the Federal Constitutional Court, that may not be ideal today, but I think that is the only solution to keep the federation together. For the reason, for the first time in the history of Pakistan, this is the only court wherein judges from all the 4 provinces are equal in number. And thereafter, they will decide the matter. These are the same judges which were in our courts or in Supreme Courts, and I have not appointed those judges. Akhtar Saab has not appointed those judges. These are judges which were outcome of Liars movement, who are sitting there, and they were still, their position is compromised. For example, I just point out without naming, with regard to the matter of reserve seats, when the matter was dealt by the High Court Commission, then the Peshawar High Court, thereafter Peshawar High Court, and the matter went before the Supreme Court, the judges, the lawyer from the other side, without naming, I asked them, this judgment is right? They said they have exceeded, they could accommodate Sunni Itaad Council, but certain shift, just for the reason that there should not be amendment, because the judge who was heading the bench, he was apprehending I may not be in Chief Justice in consequence of the amendment. So there are self-serving judgments. Our superior courts are passing self-service judgments, and the bar should not go by the popular slogan. Rather, they should talk sense, they should talk the Constitution, they should talk about the implementation of law. So I have taken lot of time. Sorry for, but the matter requires clarification and not at all. Thank you very much. Boon साहब, बल्कि पहला सवाल भी आपसे कर लेते हैं. मैं समझता हूँ इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा कि शायद आज के दिन में आप बार की सियासत में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी हैं. आप आज़म नज़ीर ताहिर साहब के साथ इंडिपेंडेंट ग्रुप को भी हेड करते हैं, जो कि आसमा जहांगीर ग्रुप के नाम से भी मशहूर है. अब आसमा जहांगीर साहिबा जो थी, वो एक चीज़ के लिए बहुत फेमस थी कि मिलिट्री इंटरफेरेंस
नहीं होनी चाहिए सिविलियन अफेयर्स में। आपको याद होगा एक उनका वायरल इंटरव्यू हुआ था मेयर बुखारी के साथ, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये फौजी डफर होते हैं, इनको सियासत का कुछ नहीं पता, जर्नैलों का काम है गोल्फ खेलना और प्लॉट हड़पना, और इनकी वजह से मुल्क तरक्की नहीं कर पाती। एक हफ्ते पहले मैं सुन रहा था, हारून रशीद साहब थे, सुप्रीम कोर्ट बार के जो मौजूदा सदर हैं, आपसे उनकी वाबस्तगी भी है। उन्होंने मतीउल्लाह जान के साथ इंटरव्यू में ये कहा कि ईमान मज़ारी ने जो बातें की थी, उनके जो हरकत थे उनको सज़ा बिल्कुल सही मिली, और जो भी इदारों के ख़िलाफ़ बोलेगा उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या आपकी राय में बार में कोई एवोल्यूशन आई है, उस पोजीशन और आज की पोजीशन में कोई तज़ाद है, या आसमा जहांगीर का वो जो उस वक्त जो मौक़िफ़ था वो रेजिस्टेंस की तरफ था और आज रिस्पॉन्सिबिलिटी की ज़रूरत है? उस पर थोड़ी सी मैं बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की। मैं समझता हूँ कि आई वॉज आउट ऑफ कंट्री व्हेन दैट event took place. I was not aware about what, because मैं किसी भी हवाले से मैं अपना मौक़िफ़ मैं किसी भी हवाले से उस सज़ा को जस्टिफाइड नहीं कहता। मैं किसी भी हवाले से उस सज़ा को जस्टिफाई नहीं कहता। हमारा आईन ये नहीं कहता। जब हम ड्यू प्रोसेस की बात करते हैं और बाकी चीज़ों के, इवन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उन्होंने अपनी किताब जो थी लास्ट रिकन्सिलिएशन में लिखा, इवन ग्रॉटेस्क्यू मर्डरर हैव द राइट टू फेयर ट्रायल, व्हाट टू टॉक ऑफ एनीबॉडी एल्स। सो ये उनकी ज़ाती, मैं उनका पूरा स्टेटमेंट नहीं पढ़ा, लेकिन मेरी ज़ाती जो राय है, मैं समझता हूँ कि किसी भी हवाले से मैं उस सज़ा को जस्टिफाई नहीं करता। और इसी हवाले से मैंने कांटेक्ट किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से, जनाब वाजिद गिलानी साहब से। मैंने कांटेक्ट किया मंजूर जज्जा साहब जो सेक्रेटरी हैं, और उनको कहा कि यू प्रोवाइड एवरी लीगल हेल्प टू ईमान मज़ारी ओनली फॉर द रीज़न कि बिकॉज आई बीइंग वन ऑफ द मेंबर ऑफ द बार एंड बीइंग वन ऑफ द वर्कर ऑफ द बार, व्हाट आई सी, मैं समझता हूँ कि हमें ऐसी चीज़ों को रोकना चाहिए। अगर नहीं रोक सकेंगे तो मेरा ख्याल है ये ना प्रोफेशन के लिए ठीक होगा, ना मुल्क के लिए ठीक होगा। और दूसरी बात, एक बात मैं हमेशा बात करता हूँ, हम सख्त से सख्त बात करते हैं, हम रोस्टम पे खड़े होकर बात करते हैं। मेरे लेफ्ट साइड पे मैं सारी ज़िंदगी, अख्तर साहब बड़े भाई हैं, इनसे सीखा है, लेकिन हम अपने अल्फाज का चुनाव हमेशा ठीक रखते हैं। अल्फाज का चुनाव जो है वो हमेशा ठीक होना चाहिए। बहैसियत वकील हमारी ज़बान से गाली नहीं निकलनी चाहिए। इसीलिए हम मुकालमे की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि एक दूसरे से बात करने की, मुखालिफ नुक्ता नज़र को सुनने की। इसलिए मैं आपके इस क्वेश्चन को पूरी तरह एड्रेस करते हुए मैं ये बात करूँगा कि वी स्टैंड विद द बार एंड वी स्टैंड विद द कॉन्स्टिट्यूशन। और हम किसी का तरह की, मैं ये समझता हूँ कि किसी हवाले से, मैं ये भी बात आपको करता चलूँ, मैं ये आखिरी बात, मैं नहीं समझता कि सिविलियंस का जो है आर्मी मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए। ये मैं कह रहा हूँ, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसी तरह मैं ये भी समझता हूँ कि हमारी जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, ये हमारे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लोगों को चलाना चाहिए, ना कि दूसरे अदारों को इनक्रोच करना चाहिए। एहसन बुन साहब, आपने जिक्र किया था कि जुडिशल डिलेज का बड़ा मसला है, और वाकई, और अख्तर साहब ने भी उस पर बात की, और वाकई है 25 लाख गालिबन पेंडिंग केसेस हैं। और मगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि बार की प्लेटफॉर्म से किस किस्म के रिफॉर्म्स जो हैं वो सजेस्ट हुए हैं, चाहे खा वो सिविल प्रोसीजर कोड में हो
जो फौजदारी के या दीवानी के मुकदमात होते हैं या फौजदारी के जो मुकदमात हैं इसको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, या कोई एविडेंस के कवानीन हैं वगैरह, उन चीज़ों पे बार का क्या रोल रहा है और क्या होना चाहिए? मैं अर्ज़ करूं क्रिमिनल साइड पे तो मेरी बात हुई लॉ मिनिस्टर साहब से भी और हम भी सजेस्ट करते रहे हैं, चूँकि हमने देखा कि जिन्होंने हमें ये कवानीन दिए उन्होंने तो बहुत सारी अमेंडमेंट करके इनको मौजूदा हालात के मुताबिक कर लिया, लेकिन हम आज भी वहाँ बैठे हुए हैं। जैसे इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को मज़ीद स्ट्रीमलाइन करने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको अर्ज़ करूं बहैसियत एक प्रैक्टिशनर के कि क्रिमिनल केस में कम अज़ कम किसी एक सर्कमस्टांशियल एविडेंस के केस में मैंने आज तक सज़ा होते बंदा नहीं देखा। शायद लाखों केसेस में से, हज़ारों केसेस में से शायद एक आध पॉइंट आउट कर सके नहीं, फॉर द रीज़न कि हमने कहा कि जी ऑक्लर अकाउंट नहीं है, इसमें फॉरेंसिक एनालिसिस के बाद ये आया है तो इसकी चेन जो है वो ब्रेक हो गई है। इसलिए हमने सजेस्ट किया कि एविडेंस एक्ट में आप इन्वेस्टिगेशंस के टियर को बेहतर बना दें, लेकिन इसको एडमिसिबल बनाएंगे। रोज़ आपके पास अगवा बराए तावान के केसेस होते हैं, बम धमाके होते हैं, बाकी हीनियस किस्म के क्राइम होते हैं, तो हम कहते हैं जी इसमें डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। इसी तरह कानून शहादत में, पीपीसी में, सीआरपीसी में हमने सजेस्ट की है और मेरा ख्याल है पैकेज जो है वो सून। एक दो चीज़ें पैरामीटर्स, अख्तर साहब ने ये फरमाया कि बिल्कुल वकला को ये करना चाहिए। वकला जो हैं उनके बच्चे भी बच्चे हैं, ना कि सिर्फ सियासी लीडरान के बच्चे हैं जो ड्राइंग रूम में बैठ के बाकी सारी चीज़ों को कंट्रोल करते रहे। आपने देखा 12 मई को वकला को आग लगा दी गई, वकला जला दिए गए, और चीफ जस्टिस साहब उसके बाद 4 साल चीफ जस्टिस बने, उनके बच्चों को किसी ने पूछा? मैं अख्तर साहब से ये सवाल करता हूँ, ये तमाम सियासतदानों के बच्चे और बाकी जो प्रिविलेज क्लास के बच्चे, ये उनके लिए सारी प्रोटेक्शन है कि वकील और उनके माँ बाप और उनके बच्चे जो हैं वो तो जेलों में जाएं, सड़ें, और बाकी चीज़ें जो हैं वो आप इन सियासतदानों के लिए हम बिठा दें। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि लॉयर्स कम्युनिटी को पैरामीटर्स तय करने चाहिए, मुतहर्रिक होने के भी और एजिटेशन करने के भी, कि हमने एक चीज़ से आगे नहीं जाना, इसलिए ताकि हमने ये सारी चीज़ों को देखना। बाकी रही FCC, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये हमने नाम ही सुना हुआ है, हम पहले भी देखते रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो क्या करती रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हमेशा एक्सपीडियंसी, पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी को फ़रोग़ दिया, नज़रिया ज़रूरत के तहत अपना डिसाइड किए केसेस, और इसीलिए हम ये चाहते हैं कि उसका नाम, आपको नाम से बड़ी मोहब्बत है तो आप उसका नाम कोई रख लें। मैं ये समझता हूँ कि हमें नाम से नहीं, हमें काम से गर्ज है, हमें काम से गर्ज है। हम आइन और कानून के फैसले चाहते हैं, हमें नहीं चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पे लटका दे, हमें वो नहीं चाहिए जो नुसरत भुट्टो केस का फैसला मार्शल लॉ को जस्टिफाई कर दे, हमें वो नहीं सुप्रीम कोर्ट चाहिए जो जफ़र अली शाह केस में आइन में तरमीम का इख्तियार भी दे दे। हमें वो अदालत चाहिए जो आइन का पासदार भी हो। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। बून साहब, आपसे इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए, अब माशाल्लाह आप जुडिशल कमीशन के मेंबर हैं, क्या वजह थी आपकी नज़र में कि ये जो वफाकी आइनी अदालत बनाई गई है इन 7 जजेस को ही चूज किया गया? क्या आपके इल्म में कोई किसी आइनी इशू पे कोई इनकी कोई लैंडमार्क, कोई इन सब में से किसी की कोई लैंडमार्क जजमेंट आपकी अभी आप शेयर कर सकते हैं? दूसरा एस्पेक्ट ये क्या वजह थी
कि जुडिशल कमीशन के ऊपर एतबार नहीं किया गया और जो पहली नामजदगियां थी वफाकी आईनी अदालत की, वो सारी की सारी जिम्मेदारी सिर्फ वजीर आज़म को सौंपी गई। मैं ये अर्ज़ करूं, सबसे पहली बात तो जो आपने फरमाया कि इन 7 जजेस को ही क्यों, चूँकि दिस वाज नॉट बिफोर द जुडिशल कमीशन, ये असम्बली की विल के मुताबिक जो पहली फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आइन में तब्दीली के हवाले से की गई, उसी के नतीजे में असम्बली ने जो 2/3 मेजॉरिटी से किया, उसी के नतीजे में ये अपॉइंटमेंट्स हुई। लेकिन एक बात मैं बड़ी अजीब मुझे लगती है, चूँकि हम सारी लाइफ हम भी करते रहे हैं, ये पॉलिटिक्स हमने देखी है, मुखालफत बराए मुखालफत, क्या ये जज जो असम्बली ने तरमीम की, क्या ये मोदी को इख्तियार दे दिया कि मोदी यहाँ अपॉइंट करेगा? मैं सिर्फ पूछना चाहता हूँ। जब हम बात करते हैं, हम दूसरे अदारों की इंक्लूडिंग आर्मी की इंटरफेरेंस की बात हम कहते हैं कि नहीं होनी चाहिए सारे अदारों में, लेकिन जब बात करते हैं फ़लाँ आदमी प्राइम मिनिस्टर, जो हमने सारा हाइब्रिड निज़ाम आज आपके सामने है, यहाँ हमेशा जहाँ आर्मी चीफ हैं उन्होंने मदाखलत की है, जहाँ पे किसी प्राइम मिनिस्टर ने थोड़ा सा ऐसे किया उन्होंने सारा लपेट के तो डाल दिया। आप अपनी जियो प्लेसमेंट के हवाले से अगर किसी स्टेज पे प्राइम मिनिस्टर आपका, ये नहीं इमरान खान साहब थे, वो बात नहीं करना चाहते पॉलिटिकल पार्टी से, वो कहते हैं मेरे साथ, जब वो बैठे हुए थे वो क्या कंटेनर पे, तो वो कहते थे मैं इनसे नहीं बात करना, वो रहील शरीफ के पास गए थे, वहाँ जाके उन्होंने सारी बात की थी। और आज भी वो कहते हैं कि इनसे मैंने कुछ नहीं लेना देना, पिंडी वाले मेरे से बात करें, देखते सारे उधर हैं। तो फिर क्या हम ये कहें कि ये कोई इंडियन आर्मी का चीफ है कि इससे अगर पॉलिटिकल पार्टी या MNA या हमारे अपोजिशन लीडर कर ले तो आपने कोई उधर से ला के बैठाना? नो, आपने इसी फ्रेमवर्क में अगर कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर ऐसा बनाएं जिसमें सारी चीज़ें मुशावरत से चल रही हैं, आइन के मुताबिक चलें और वो भी अपनी दायरे कार में रहें, तो मैं समझता हूँ ज़्यादा बेहतर होगा। आखिरी बात जो आपने की कि ये जज साहिबान के हवाले से, मुझे ये सारे के सारे जज साहिबान जो हाई कोर्ट में हैं या सुप्रीम कोर्ट में हैं, और ये जो सारे के सारे ख़ास तौर पे इस वक्त की सुप्रीम कोर्ट में हैं, ये सारे के सारे आपकी, मेरी और PTI के जो तमाम बार के लीडरान हैं, उनकी मूवमेंट के नतीजे में ये सारे प्लेस हुए। आज के सारे जो जज साहबान हैं, और सिर्फ इसलिए कि जब किसी ने किसी बार लीडर की, किसी सियासी आदमी की मर्जी के मुताबिक फैसला नहीं किया, उस हुकूमत की, उस गवर्नमेंट की, उस पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप के मुताबिक उसको रिलीफ नहीं मिला, दूसरी पार्टी उसके खिलाफ हो गई है। आई एम नॉट प्लीडिंग द केस ऑफ, मैंने देखा है मियाँ नवाज शरीफ उन जजों के हत्थी पड़ गए जिन्होंने उसके मुताबिक नहीं दिया। इसी तरह मैंने देखा जो लैंग्वेज है इमरान खान की, कि उसने उन जजों के साथ क्या किया जिन्होंने उनके खिलाफ फैसला दिया। मैंने थोड़ा बहुत आल दो कि पीपल्स पार्टी को भी मैंने देखा है, लेकिन थोड़ा सा पीपल्स पार्टी की लैंग्वेज ज़रा सॉफ्ट होती है कि उस बात करते हुए थोड़ा सा ये ध्यान ज़रूर रखते हैं कि इस लेवल पे ना जाएं। इसी तरह मौलाना साहब की जब बारी आई है, तो मौलाना साहब को जहाँ पे ज़क पहुँची है, उन्होंने जुडिशरी को उसी तरह आड़े हाथों लिया। तो इसलिए आप ये जो बात करते हैं, हमें सारी चीज़ें बड़े ध्यान से लेके चलनी चाहिए। हम सिर्फ और सिर्फ अपनी दुकानदारी और पॉपुलर पॉलिटिक्स की बुनियाद पे नहीं, हमें रैशनली चीज़ों को लेके चलना चाहिए जो मुल्क और अदारे के लिए बेहतर हो। थैंक यू वेरी मच। भून साहब, मगर इस लॉजिक से कि ये हमने ये जो भी अपॉइंट किए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में,
ये कहीं मोदी को तो नहीं अपॉइंट किया है, कोई इंडिया से तो नहीं लेके आए। तो उस लॉजिक से तो कभी भी किसी अपॉइंटमेंट में कभी भी एतराज़ नहीं होना चाहिए। अगर आर्मी चीफ इलेक्टेड गवर्नमेंट भी हटा देता है तो हमारा पाकिस्तान का ही आर्मी चीफ है, इंडिया का तो नहीं है। तो ये तो बहरहाल जस्टिफिकेशन तो नहीं बनती। मैं आपकी बात को थोड़ा सा 1 मिनट में, मैंने देखा 2009 में इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब आए, मैं आपको आज भी एट लीस्ट विदाउट नेमिंग अगर आप कहेंगे तो मैं नाम दे दूंगा, मैं 6, 7, 8 जजेस आपको ऐसे दे दूंगा जिनको सिर्फ इसलिए लगाया गया, वो कंफर्म भी नहीं हुए, वो पेंशन ले रहे हैं कि हमने इनको अकोमोडेट करना है। उसके बाद तमाम के तमाम जजेस, आप वहाँ कराची में बैठे हुए हैं, आप माशाल्लाह जिस चैम्बर से हैं आपको पता है उस चैम्बर का बड़ा रोल था चौधरी साहब की तहरीक में, और चौधरी साहब से मोहब्बत में भी उनका बड़ा रोल था, और किस तरह जज लगे कराची में आपको पता होना चाहिए। इसी तरह चौधरी साहब के जो दूसरे, यहाँ तो बार्टर था ना, बार्टर के पंजाब में एक चैम्बर से, और उनके जितने अजीज थे, मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ, सिर्फ एक मिसाल। मैं प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार एसोसिएशन रह चुका था 2007 में, मैं हाई कोर्ट का जज रह चुका था, मैं पाकिस्तान बार काउंसिल का मेंबर रह चुका था, मैं प्रोविंशियल बार काउंसिल का वाइस चेयरमैन रह चुका था। तो मैं एक कोर्ट में पेश हुआ तो मुझे जज साहब ने ये सवाल किया कि आप क्या कह रहे हैं। मैंने कहा जी मेरा पोजेशन है। उन्होंने कहा डॉक्यूमेंट दें। मैंने कहा आप फलां डॉक्यूमेंट दें, ये खसरा गर्दारी है। उन्होंने कहा कि ये तो वकील साहब आपको पता ही नहीं है, आप ये सारे का सारा क्रॉस हुआ है। मैंने कहा सर रेवेन्यू की लैंग्वेज में ये कंटिन्यूटी को जाहिर करता है। कहते हैं आपका नाम क्या है? मैंने कहा जी मेरा नाम एहसन भून है। अच्छा, आप तो हमारे उस्तादों में हैं। मैं बात बता रहा हूँ कि वो जज साहब लगाए गए सिर्फ इसलिए कि एक चैम्बर के मंजूर नज़र थे। तो जब आप इस तरह के जज लगाएंगे और इस तरह के, कराची में जो हाल है ये पंजाब में पहले नहीं हो, पहले पंजाब का हाल ख़राब था, कराची में उसी मूवमेंट के नतीजे में आपने जो जज लगाए उन चैम्बरों से, उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया सारे इंस्टीट्यूशन का, यहाँ भी कर दिया और सुप्रीम कोर्ट भी है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि हर वक्त को आप देखें, हमने इस तारीख को देखा है और यहाँ पे जिस तरह के जज लगे हैं, मैं समझता हूँ उनसे कंपैरेटिवली बहुत बेहतर हैं जो अभी लग रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया।